धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग एकेडमी, उच्च एवं सेशन न्यायालय स्टेनोग्राफर, लीगल हिंदी डिक्टेशन, कुल शब्द 720, प्रतिलेखन संख्या 4, गति 90 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। वस्तुतः जब तक कि प्रत्यर्थी अपील करने के लिए हकदार नहीं है, उसे कोई भी प्रत्याक्षेप फाइल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रत्याक्षेप में वह केवल वह अभिभाषक अपना सकता है जिन्हें वह अपील के अधिकार के माध्यम से अपना सकता था। ये अधिकार अपील जैसे ज्ञापन के प्रारूप में होंगे और उनकी सुनवाई और अवधारण किया जा सकेगा, भले ही मूल अपील वापस ले ली जाए या व्यतिक्रम के लिए खारिज कर दी जाए। विराम। इन सब प्रसंगतियों से यह उपदर्शित होता है कि अपील और प्रत्याक्षेप के बीच कोई तात्विक अंतर नहीं है, सिवाय कार्यवाहियों के प्रक्रम के ALA अलगप्पा चेट्टियार बनाम चोकलिंगम चेट्टी वाले मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ ने यह विनिश्चय किया है कि दिवाला कार्यवाहियों में प्रत्येक पक्षकार को अपील का सारभूत अधिकार प्रदत्त किया गया है। जिस प्रकार प्रत्येक व्यथित पक्षकार को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96, 97 और 100 के अधीन अपील का अधिकार दिया गया है, और यह कि प्रत्यर्थी को जिसे पक्षकार के रूप में अपील का ऐसा अधिकार प्राप्त है, मात्र अपने अपील के अधिकार के प्रयोग में आदेश 41 नियम 22 में यथा उपबंधित आक्षेप के ज्ञापन के माध्यम ने प्रक्रिया के अतिरिक्त नियम का फायदा लेने के लिए अनुज्ञात किया गया है। पैरा। प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान काउंसिल श्री PK मिश्र ने पिटिशनर की ओर से दी गई दलील का खंडन किया और यह निवेदन किया कि पिटिशनर न तो अपने शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए हकदार था और न उसे परीक्षा में बैठने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता था। अतः प्रत्यर्थी संख्या 1 की कार्यवाही पूर्णतः न्यायोचित थी। अपने निवेदन के समर्थन में प्रत्यर्थी के विद्वान काउंसिल ने MD और MS परीक्षाओं के प्रोस्पेक्ट्स के खंड 4 से 11 के प्रति निर्देश किया और इस बात पर जोर दिया कि पिटिशनर को अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत करने के लिए तब तक अनुज्ञात नहीं किया जा सकता जब तक कि वह मेडिकल कॉलेज में कम से कम 12 मास तक कार्य न कर चुका हो, और चूंकि पिटिशनर ने 12 मास तक कार्य नहीं किया है, अतः वह अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत नहीं कर सकता था। काउंसिल ने यह दलील भी दी कि पूर्वोक्त प्रोस्पेक्ट्स के खंड 9 के अधीन शोध प्रबंध का नवंबर वाली परीक्षा से, जिसमें पिटिशनर बैठना चाहता था, पूर्ववर्ती दिसंबर मास के 15वें दिन तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। प्रत्यर्थी संख्या 1 के अनुसार चूंकि शोध प्रबंध 15 दिसंबर से पूर्व प्रस्तुत नहीं किया गया था, अतः पिटिशनर नवंबर
1981 में की गई परीक्षा में नहीं बैठ सकता था। पैरा पक्षकारों के काउंसलों को सुनने के पश्चात हमारी यह राय है कि स्थायी काउंसिल द्वारा जिन नियमों का अवलंब लिया गया है वे ऐसे सामान्य मामले को लागू होते हैं जिसमें किसी छात्र का प्रवेश यथास्थिति जनवरी या फरवरी मास में किया जाता है, किंतु यहाँ एक असाधारण स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके लिए पिटिशनर को दोष नहीं दिया जा सकता है। पिटिशनर ने प्रवेश के लिए काफ़ी समय रहते आवेदन दे दिया था। उसे ऐसे आधार पर प्रवेश देने से इनकार कर दिया गया जो पूर्णतः असंगत और बाह्य आधार था। इस कारण उसे रिट पिटीशन फाइल करना पड़ा जो अंततः मंजूर किया गया। विराम। रिट पिटीशन प्रत्यर्थी संख्या 1 को यह निर्देशित करते हुए रोक आदेश पारित किया गया था कि पिटिशनर का 1980 के जून मास में प्रवेश किया जाए। जून मास में उसका अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकरण किया गया और बाद में सितंबर 1980 में अंतिम रूप से रजिस्ट्रीकरण किया गया। जब रिट पिटीशन मंजूर किया गया, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इन प्रश्न पर विचार करते समय कि क्या पिटिशनर को वर्ष 1980 के जनवरी मास में सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया था या नहीं। हमें पूर्वोक्त रिट पिटीशन में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्देश की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 को पिटिशनर का MS पाठ्यक्रम में प्रवेश करने का निर्देश दिया गया था जो तारीख 1 जनवरी 1980 को शुरू हुआ था। इस निर्देश के परिणाम स्वरूप पिटिशनर का रजिस्ट्रीकरण स्वयं जनवरी 1980 में ही किया गया समझा जाएगा। विराम। यदि ऐसा है तो MS पाठ्यक्रम में 2 वर्ष के अध्यापन की अध्यापेक्षा के बारे में प्रत्यर्थी के विद्वान काउंसिल के तर्क का वर्ष 1981 के नवंबर मास में परीक्षा में बैठने की तारीख से पूर्व समाधान हो गया समझा जाना चाहिए। विराम।